नमस्कार साथियों, मैं अमित और घटना चक्र के YouTube प्लेटफार्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। अब बायो के अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर आप लोग देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक, तो हम लोगों ने बायो में सेल्स के बारे में 2 लेक्चर हो चुके हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट हो गए थे, कुछ बचे थे, तो उनको आगे डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम के पहले कुछ चीज़ें हो गई थी, जैसे कि आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, गाल्जी बॉडी हो गया था, सेंट्रोसोम हो गया था। तो अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, पता भी होगा कुछ लोगों को लाइसोसोम क्या होता है क्या नहीं होता है। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोम कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें खोजकर्ता का बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, खोजकर्ता का बड़ा महत्व होता है। तो लाइसोसोम में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इनके खोजकर्ता कौन थे। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? डी डूवे नाम आप लोगों को याद रखना है। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? डी डूवे। इनको नोबेल पुरस्कार इसी कार्य के लिए मिला था। ठीक है, और लाइसोसोम के बारे में अगला पॉइंट क्या है? अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में, जैसे अग्न्याशय, यकृत और मस्तिष्क। ठीक, लाइसोसोम के बारे में ये क्लियर करना जरूरी है कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब अगर ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाएं हमारी कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइसोसोम हमारा जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको दे देता है कि लाइसोसोम इनमें से किन में पाया जाता है, किन में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसका मतलब लाइसोसोम हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं। कहाँ पर पाया जाता है? जो एंजाइम श्रावण करने वाले हमारे शरीर के अंग होते हैं, जैसे कि अग्न्याशय होता है, यकृत होता है, मस्तिष्क होता है, इन सब जगहों पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है और जो क्वेश्चन है कई परीक्षाओं में आया है, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? वो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझते हैं। लाइसोसोम का कार्य होता क्या है, इस चीज को हम पहले कार्य डिस्कस करते हैं, तब लाइसोसोम के बारे में आसानी से समझ में आएगा कि इसको आत्महत्या की थैली कहा क्यों जाता है। लाइसोसोम का पहला कार्य क्या है कि बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन। जो भी कोशिका में हमारे बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं, हमारी कोशिका को नष्ट करने वाली जो भी चीज़ें आती हैं, उनका ये पाचन करके उनको ख़त्म कर देता है। जो हमारी कोशिका में डेड सेल्स होती हैं, जो कुछ मर जाती हैं, उनको ये खा पी करके ख़त्म कर देता है या उनकी सफाई कर देता है, उनको हमारी बॉडी से हटा देता है, हमारी सेल्स से हटा देता है। और कोशिका विभाजन में सहायता, ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइसोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेल्स में कोई बाहरी चीज आई, कोई मरी हुई सेल्स आई, उसके संपर्क में आई, तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम उस पर गया और उसको खत्म कर दिया। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सेल्स में होता क्या है कि लगातार अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने से क्या हुआ कि काफ़ी मात्रा में सेल हमारी बनने लगी। अब जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होगा, ज़्यादा सेल बनने लगेंगी। एक मिनट, इसको ऐसे समझते हैं, कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है कैंसर में। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक, तो उनमें से कई कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है लाइसोसोम। क्यों नष्ट कर देता है?
इस पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण ये कई सारी कोशिकाओं को, जो डेड सेल्स होती हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारी से हमारा बचाव होता है। अगर ये लाइसोसोम काम करना बिल्कुल बंद कर दे तो क्या होगा कि कई सारी कोशिकाएं या कई सारी सेल्स द्विगुणित होती हुई या उनमें तेजी से विभाजन होता हुआ वो कैंसर का रूप ले लेंगी। हालांकि कभी कभी ये गड़बड़ भी काम करने लगती है, तभी कैंसर जैसी बीमारी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या, जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी, ठीक, ये चोट लग गई, चोट लगने के कारण क्या हुआ कि उस जगह की सेल्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो उन क्षतिग्रस्त सेल को कौन खा पी के ख़त्म कर देता है? लाइसोसोम। ठीक, होता क्या है कि कभी कभी चोट ऐसे लग गई कि लाइसोसोम फट गया। अब अगर लाइसोसोम फट गया या लाइसोसोम नष्ट हो गया, तो लाइसोसोम नष्ट हो गया तो अब जो मृत कोशिकाएं हैं उनको खाएगा कौन? कोई नहीं, तो वो वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है और वही सड़न आगे चल के कैंसर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो लाइसोसोम जब खुद नष्ट हो जाता है तो भी कैंसर का कारक बनता है। और इस पे क्या होता है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं इनको ये खा करके ख़त्म कर देता है। किसके द्वारा ख़त्म करता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम के द्वारा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम को हम छिड़क देते हैं और वो सेल्स हमारी नष्ट हो जाती है। ठीक, तो लाइसोसोम के बारे में समझ आया। क्या आया कि लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुवे थे, जिनको नोबेल पुरस्कार इसी कार्य के लिए मिला। लाइसोसोम ज़्यादातर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ज़्यादातर एंजाइम अभिक्रिया करने वाली। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? बाह्य कोश की पदार्थों का पाचन, अंतःकोश की पाचन और कोश का विभाजन में सहायता। बाहरी कोई पदार्थ, बाहरी कोई बैक्टीरिया कुछ आया, उसने हमारी सेल्स पे हमला किया, तो लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम उसको ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप कहीं पर तेजाब छिड़क दीजिए, आपने तेजाब छिड़काया, HCl छिड़का तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। उसी तरीके से इसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम काम करता है। ठीक, लवक या प्लास्टिड। लवक क्या होता है? ठीक, तो सबसे पहले लवक के बारे में जानते हैं कि लवक पाया कहाँ पर जाता है। लवक हमारा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दो सेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक में हमारी एनिमल सेल होती थी और यूकैरियोटिक में हमारी प्लांट सेल होती थी। तो जो लवक है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या प्लांट सेल में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? कि लवक प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहले की तरह अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो खोज से बनेगा कि लवक की खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी। किसने की थी? हैकेल ने की थी। और ये कितने टाइप के होते हैं लवक? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या है? हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण से आप लोगों को ध्यान आ गया कि पौधों के लिए भोजन निर्माण, पौधों के लिए भोजन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए सबसे आवश्यक क्या है? प्रकाश है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों का भोजन बनता है। पौधों में भोजन कौन बनाता है? पत्ती बनाती है, या पत्तियों में पौधे का भोजन बनता है। तो भोजन बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? हरित लवक। हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है? पौधे। हरित प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इनका रंग कैसा होता है? हरित नाम से ही क्लियर है कि इनका रंग जो होता है वो हरा होता है। हरित लवक, इनका रंग हरा होता है। ठीक, कहाँ पर होगा? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। दूसरा है वर्णी। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वर्णी लवक, वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ पर होता है? पौधों के रंगीन भागों में, जैसे कि हमारा फूलों में पाया जाता है, पौधों के रंगीन भागों में। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जो सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग हैं, जैसे हमारा जड़ है, जड़ में तो नहीं पहुंचता, तो वहां पर क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा, सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में। जैसे कि जड़, भूमिगत तना, जड़ मिट्टी के अंदर होती है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। भूमिगत तना, जैसे कि कुछ सब्जियां हमारी होती हैं, तना, उसको एक क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से तने का उदाहरण कौन सा है, इसमें से जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी हरी मिर्च होती है। ठीक, हरी मिर्च, हरी मिर्च। ठीक,
हरी मिर्च कुछ दिन में लाल हो जाती है। ठीक, जब तक हरी है, हरी किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है। ठीक, हरी किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है। और जब लाल हो गई तो लाल किसके कारण हुई? क्रोमोप्लास्ट के कारण हो गई। ठीक, क्रोमोप्लास्ट के कारण हो गई। ठीक, तो हरी है क्लोरोप्लास्ट के कारण, लाल है क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो हमको क्या समझना है? इसको मिटा देते हैं। ठीक, लवक के बारे में क्या है? लवक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनकी खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी। ये कितने तरीके के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, जैसे पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा होता है। कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता। जब प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेंगे तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो पौधों के भोजन बनने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? हरित लवक है। दूसरा क्या है? वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। पौधों के रंगीन भागों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जो पौधों के रंगीन भागों की सेल्स हैं, उन सेल्स में जो प्लास्टिड या लवक पाया जाएगा, वो प्लास्टिड या लवक कैसा होगा? वो क्रोमोप्लास्ट होगा या वर्णी लवक होगा। ठीक, अगला है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। जो सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग होते हैं, जैसे जड़ और भूमिगत तना, उनकी सेल्स को हम तोड़ेंगे या काटेंगे, उनकी सेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जा रहा है या अवर्णी लवक पाया जा रहा है। ठीक, रसधानी या वैक्यूल्स। रसधानी या वैक्यूल्स को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारा शरीर जो है इसमें क्या है? 65% पानी है। ठीक है, तो अब जो हमारे शरीर में जितनी सेल्स हैं, सारी सेल्स में वैक्यूल्स हैं। ठीक, हमारे शरीर का जो पानी होता है वो इस पे स्टोर रहता है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं या कुछ करते हैं, हमें प्यास लगती है, तो क्या होता है कि रसधानी या वैक्यूल्स में मान लीजिए पानी की मात्रा कम हुई तो हमको प्यास लगी, पानी की मात्रा और कम हुई तो और ज़्यादा प्यास लगी। तो पानी स्टोर करने का काम कौन करता है? रसधानी या वैक्यूल्स। ठीक, तो वैक्यूल्स के बारे में क्या कि इसमें ये 3 या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये है कि रसधानी कैसी होती है? यह कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी का कार्य क्या होता है? जो हमारा शरीर जो 65% जल से बना है, उन जल को स्टोर करना। अब ये पूरे शरीर में फैली हुई होती है, अगर एक जगह कहीं से इकट्ठा हो जाएगी तो वहीं पर पूरा पानी भर जाएगा। तो इसलिए विधाता ने पूरे शरीर में सारी सेल्स में वैक्यूल्स को छोटी वैक्यूल्स करके कर दिया है। जब पानी की कमी होगी, वैक्यूल्स में पानी नहीं होगा तो हमें प्यास लगेगी। पानी की ज़्यादा कमी हो जाएगी तो ज़्यादा प्यास लगेगी। तो रसधानी या वैक्यूल्स के बारे में हम लोग कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट क्या है कि ये कोशिका की निर्जीव रचना होती है। कोशिका की निर्जीव रचना क्या होगी? वैक्यूल्स होगी। रसधानी के बारे में अगला पॉइंट क्या है कि जंतु कोशिकाओं में छोटी होगी, जैसे हम लोग हैं। हम लोगों में जो वैक्यूल्स होंगी वो छोटी पाई जाती हैं। किनके कंपैरिजन में? पादप कोशिकाओं के। भाई पेड़ बड़ा होता है, पादप को, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर आता है, तो उस अंतर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर होता है किसका? वैक्यूल्स का। कि जंतु कोशिकाओं में छोटी पाई जाती हैं और पादप कोशिकाओं में हमारी जो रसधानियाँ होती हैं या वैक्यूल्स होती हैं वो बड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं, आराम से किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले लें। अगला हम लोग क्या बात करते हैं? केंद्रक के बारे में या न्यूक्लियस, UCLEUS, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन सबकी तरीके से। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है कि त्वचा के बाहरी परत तथा आँख की लेंस की कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। ठीक है, हम लोगों की सेल्स कैसी है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड है, और हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उस पर न्यूक्लियस या केंद्रक वेल डिफाइंड होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है, सुविकसित होता है। लेकिन कुछ जगहों पर या कुछ जगहों की सेल्स पर हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता? त्वचा के बाहरी परत, यहाँ पर ये
त्वचा के बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। आँख का जो लेंस है इसकी जो सेल्स होती हैं वहाँ पर हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि किसी भी सेल्स में केंद्रक का कार्य क्या होता है। केंद्रक का कार्य कोशिका के प्रबंधक के रूप में केंद्रक कार्य करता है। कोशिका के प्रबंधक के रूप में कैसे? जैसे लाइसोसोम का कार्य है कि जो भी डेड सेल्स हैं उनको खत्म कर देना, तो ये लाइसोसोम को कौन बताता है? ये केंद्रक बताता है। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना, दूसरी कोशिका का निर्माण करना, ये उसको कौन बताता है? केंद्रक बताएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सांस लेना, श्वसन के लिए जमीन तैयार करना या कोशिकीय श्वसन में सहायता करना, तो उसका काम कौन बताएगा? केंद्रक बताएगा या न्यूक्लियस बताएगा। तो जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें जो कई तरीके के पार्ट होते हैं, तो एक प्रत्येक पार्ट को काम क्या करना है ये कोशिका का प्रबंधक बताता है। एक गाल्जी काय को बताता है कि आपको प्रोटीन यहाँ से लेके वहाँ लेकर के जाना है। तो ये सबके काम पे एक तरीके से सबके काम को निश्चित करता है कि आपका ये काम है, आपको फला फला काम करना है। ठीक, तो हमने न्यूक्लियस के बारे में क्या समझा है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं पूछा जाए, आगे भी पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाए भी आगे, क्योंकि पुराने पेपर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर लिए जाते हैं। तो कहाँ पर ये नहीं पाया जाता? त्वचा के बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर केंद्रक का कुछ है तो ये है कि ये कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। कोशिका में जितने पार्ट हैं उनको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, इस चीज को केंद्रक निश्चित करता है। ठीक है, अगर किसी सेल्स से केंद्रक को निकाल दिया जाए, किसी भी फैक्ट्री से, कंपनी से अगर प्रबंधक निकल जाएगा तो क्या होगा? वही चीज यहाँ पर सेल्स के साथ होगा कि अगर केंद्रक बाहर हो जाए तो कोई पार्ट कुछ काम करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उन सब पे नियंत्रण रखना, उनका नियमन करना, ये कार्य कौन करता है? केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक जब इतना इंपॉर्टेंट है, प्रबंधक है, तो इनके भाग भी खूब सारे होंगे। तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। ठीक, पहला क्या है? केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा था। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती थी? ये सेल्स जिसके अंदर सेल्स का सारा सामान भरा रहता था। माइटोकॉन्ड्रिया भरा है, गाल्जी काय भरा है, जो कुछ भी होता था सब क्या होता था? इसके अंदर होता था। क्यों? और ये अर्धपारगम्य होती थी क्योंकि चीज़ें इससे बाहर न निकल पाएँ। क्योंकि आगे क्या होती थी? सेल वॉल होती थी। सेल वॉल हालांकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, तो सेल वॉल पारगम्य होती थी, यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकल जाती, कोशिका डेड हो जाती। तो वहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली से निर्माण होता है। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती थी या सेल मेम्ब्रेन होती थी वो दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती थी, अर्धपारगम्य होती थी। ये पिछली क्लास का है, थोड़ा बहुत ये भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली से इनका निर्माण होता है। और जो प्रत्येक झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। केंद्रक कला, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्रोमैटिन धागे। ठीक, तो केंद्रक कला के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली से निर्माण इनका होता है। दूसरा, प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। दूसरा क्या है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में पहला पॉइंट क्या है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है वो किस चीज का बना है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। एंजाइम आप लोग जानते हैं, खनिज लवण भी जानते हैं, आरएनए के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, राइबोसोम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका की जो खोज की थी भाई, न्यूक्लियस की खोज अलग की, न्यूक्लियस के जो पार्ट थे उनके बारे में आगे रिसर्च जारी रहा। तो एक साइंटिस्ट हुए फोंटाना, इनका क्या नाम था? फोंटाना। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की। केंद्रिका ये केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक का एक पार्ट था केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना ने की थी। ठीक, और केंद्रिका बना किसका होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। ठीक, प्रोटीन हमारा क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक,
आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, फिर अगला आता है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल प्लस क्षारीय प्रोटीन या एल्कलाइन प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्या बना होता है, क्रोमैटिन धागे। ठीक, तो अब न्यूक्लियस के बारे में या केंद्रक के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन करते हैं, सबसे पहले इनकी खोज के बारे में जानते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कहाँ पर केंद्रक नहीं होता है, त्वचा की बाहरी परत तथा के लेंस की कोशिकाओं में इसका अभाव होता है और ये कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केंद्रक का क्या है, इस पूरे केंद्रक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दो बनता है। पहला कौन सा बनता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, बहुत पूछा जाता है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हालांकि सन नहीं पूछा जाता है, कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं है, या हिस्ट्री का भी होगा तो उसमें सन पूछे जाने का कोई चांस नहीं है। साइंस से रिलेटेड जो खोजें हैं उसमें सन बहुत कम पूछे जाते हैं। यहाँ पर केंद्रक की खोज में क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। और दूसरा पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इन सेल्स के बारे में क्या है, सेल्स में जो सेल्स के स्ट्रक्चर में जितने पार्ट हैं तो उसमें हर पार्ट का अपना अपना एक स्पेसिफिक कार्य है, एक विशेष कार्य है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसका बना है वो तो ठीक है जो है, लेकिन उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सेल के जो पार्ट हैं उनके कार्य क्या है। ठीक, तो उसी तरीके से कार्य क्या है, उनकी खोज किसने की, या जैसे लाइसोसोम हो गया, आत्महत्या की थैली उसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हमें देखनी है। और क्या देखना है, और ये देखना है कि जो सेल्स के पार्ट हैं उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक, अब आ जाते हैं डीएनए, जिसके बारे में पीछे जिक्र होता रहा। डीएनए का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इधर वैक्सीन आ रही है, उसमें भी डीएनए आरएनए। कोरोना के समय से बहुत समय से डीएनए आरएनए वर्ड ये पेपर में चल रहा है। हम लोग जो कभी कभी क्या होता है कि पुलिस में एक शाखा होती है फोरेंसिक, तो फोरेंसिक में किसी बच्चे के पिता का पता करना है या कुछ और पता करना है, कोई मर्डर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें, उन सब में डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, किसी का बाल मिल गया, सीरियल उरियल में आप लोग देखते थे, किसी अपराधी का बाल मिल गया तो उससे उसके डीएनए का मिलान किया गया। तो डीएनए रियल में होता क्या है, डीएनए का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, लगातार इस पर रिसर्च चल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे भी इस पर काफ़ी काम हो रहा है। लगभग सारी चीज़ें डीएनए के बारे में हो रही हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी कुछ डीएनए के बारे में होना बाकी है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करने से पहले क्या क्या समझते हैं, समझते ये हैं कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यह डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है, और इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी जेडी वाटसन एवं एफएचसी क्रिक, या इनको ऐसे बोला जाता है कि जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक, एक चीज चलिए देखते हैं अब इनकी रचना कैसे होती है। तो डीएनए की रचना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के द्वारा होती है। ठीक है, दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्या पढ़ा था, उसमें इस तरीके से कुछ संरचना होती थी। ठीक, ये हमारा क्या होता था, क्रोमोसोम होता था या गुणसूत्र होता था। ठीक, अब हम इसको खींच देते हैं ऐसे करके, ये ठीक, और खींच देते हैं तो और पतला हो जाता है। तो क्या होता था, ये हमारा डीएनए होता था, और जब हम इसको और छोटा कर देते थे तो ये हमारा क्या हो जाता था, जीन हो जाता था। ठीक, अब इसको ऐसे करके समेट देते हैं सारी चीज़ों को, ये जो धागे जैसी संरचना होती है तो समेट देंगे तो जो इकट्ठा हो जाएगा ये हमारा डीएनए हो जाएगा, और जब हम इसको भी समेट देंगे तो ये हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक, तो और इसके बारे में समझते हैं। ATGC ये आप लोगों को समझना है। ठीक,
एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब ये क्या है, ये नई पहेली आ गई। तो देखते हैं, डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के द्वारा होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन सी हैं, जैसे ये ऐसे जा रही, ये पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दूसरी क्या है, ये क्या है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे ऐसे समझते हैं, ठीक, कुछ सही बना नहीं, ठीक, ये हो गया हमारा डीएनए। ठीक, ये क्या है, पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, फर्स्ट। हमने कहा डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के द्वारा होती है, तो ये पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये एक दूसरे से कैसे बंधी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब एडेनिन, थाइमीन ये डबल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें ऐसे जुड़ती हैं, AT GC AT GC AT GC, सॉरी, ATGC, ठीक, ATGC। तो हमने क्या समझा कि डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के द्वारा होती है। पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। एडेनिन और थाइमीन हमारे जो होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये इनका बेस होता है। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये इस तरीके की संरचना बनाते हैं। कैसा होता है, जैसे गांव में सीढ़ी उड़ी होती है छत पे चढ़ने के लिए, तो ये सीढ़ी में जैसे डंडे लगे रहते हैं, उस टाइप के डंडे जैसी ये संरचना बनी हुई होती है, ये देखिए। ठीक, अब इसको आ जाते हैं थोड़ा अच्छे से फिगर में समझते हैं। अच्छा सा फिगर जैसे ये है हमारा, हमने कहा JD वाटसन एवं FHC क्रिक, ठीक है, इनको नोबेल भी मिला था। ये हमारा पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ये हमारी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, और ये जो बीच में दिखाया जा रहा है ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये जो दोनों हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। ठीक, जो एक पीढ़ी के लक्षण हैं उनको दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है, डीएनए। डीएनए की और छोटी संरचना क्या होती है, जीन होती है। डीएनए कोशिका के किन किन पार्ट में पाया जाता है, तो पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें माइट्रोकांडिया था, कई जगह डीएनए पाया जाता है, तो वो आप लोग देख लेंगे। तो एक माइट्रोकांडिया के लिए था, तो डीएनए माइट्रोकांडिया में पाया जाता है, और सेल्स में कई जगह पर पाया जाता है, उस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये तो हुई हमारी डीएनए की बात। अगला हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, आरएनए के बारे में क्या होता है, इसमें एक चीज़ पीछे छूट गई, इसमें कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक पॉइंट ये छूट गया था, ये नोट कर लीजिए। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नाम ही से क्लियर है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो वही पाई जाएगी इसमें। ठीक, अगला हम लोग पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड।
आरएनए के बारे में क्या है कि इनकी रचना जो होती है वो कैसी होती है, डीएनए के समान होती है, रचना डीएनए के समान होती है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है जब एकदम डीएनए के समान हो गई, अंतर ये होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे ये क्या था, ये डबल था, ठीक। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का इस्तेमाल किसमें हुआ था, डीएनए में। आरएनए में क्या होता है कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है, और ये बनता भी हमारा डीएनए से है, ठीक। तो आरएनए में सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक। इसमें दोनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे वहां पर थायमिन पाया जाता था बेस के रूप में, जो ऐसे होता नहीं था ATGC, ये डीएनए में चलता था, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये थायमिन के स्थान पे यहाँ क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। ये बेस के रूप में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस होता है, ठीक। किस पे होता है, आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में, ठीक। और ये केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक क्या है डिस्कस कर चुके हैं, साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि इनकी संरचना एक सूत्री होती है। एक सूत्री का मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड, इस तरीके से एक सूत्री संरचना होती है, ठीक है। आरएनए का कार्य क्या होता है, आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इनका कार्य क्या होता है समझ लेते हैं। इनका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक, या प्रोटीन निर्माण का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। अब आरएनए होते कितने तरीके के हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, 3 तरीके के हमारे आरएनए होते हैं। आरआरएनए क्या होते हैं, आरआरएनए हमारे राइबोसोम पर लगे होते हैं, आरआरएनए क्या है, राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए क्या है, अब प्रोटीन बनना है, प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनेगा। जब अमीनो एसिड सेल्स पर आके इकट्ठा होंगे तभी प्रोटीन बनेगा। तो टीआरएनए क्या करता है, या ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए ये क्या करता है, ये अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को कोशिका पर लाता है। जैसे ये हमारा इधर उधर सब पड़ा हुआ है तो उस कोशिका पे लाता है, राइबोसोम, इसको ठीक है हटा देते हैं इसको। हमने क्या समझा, आरआरएनए ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को ला करके इकट्ठा करते हैं। किस चीज़ के लिए इकट्ठा करते हैं, प्रोटीन के निर्माण करने के लिए इकट्ठा करते हैं। एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, अमीनो अम्लों को चुनना, अमीनो अम्लों का चयन करना या अमीनो एसिड का चयन करना, जिन जिन अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन का निर्माण होना है। तो आरएनए के बारे में हमने क्या समझा कि आरएनए की रचना जो होती है वो डीएनए के समान होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, या केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। आरएनए और डीएनए में बेस का अंतर होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ पर होता है, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में हमारा आरएनए पाया जाता है।
और ये तो आप समझ ही गए, एक सूत्री संरचना होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और 3 प्रकार के होते हैं, RRNA, tRNA, mRNA। RRNA कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। tRNA हमारा अमीनो अम्लों को ला करके इकट्ठा करता है जहाँ पर उसे प्रोटीन बनाना है, तो ये tRNA है, ट्रांसफर RNA। mRNA या मैसेंजर RNA क्या काम करता है कि ये अमीनो अम्लों का चयन करता है या उन अमीनो अम्लों की पहचान करता है जिनका काम प्रोटीन बनाना है। तो RNA का सबसे मेन काम क्या होता था? प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है RNA से रिलेटेड, उसके बारे में समझते हैं। वो ये होता है, जैसे देखिए ये DNA है, ठीक। DNA अपने ही तरीके का दूसरा DNA बना लेता है। जैसे मान लीजिए ये आपका DNA है, ठीक। इसने इसी तरीके का दूसरा DNA बना लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा रेप्लिकेशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, अपने जैसी दूसरा बना लेना, रेप्लिकेशन, ठीक। ये क्या हुआ कि ये DNA इसी तरीके से एक DNA से दूसरा DNA बन जा रहा है, तो इसका मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड चेन गायब हो गई इसमें, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड चेन गायब हुई और जो बेस था, बेस थायमिन के स्थान पे यूरोसिल आ गया। तो ये DNA से RNA बना, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एक DNA से दूसरा DNA बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA से RNA बना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और RNA से प्रोटीन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो 3 शब्द हम लोगों ने समझे। सबसे पहला क्या समझा? रेप्लिकेशन। DNA से DNA बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। DNA से RNA बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हमारा DNA था, DNA से RNA बना, तो क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। RNA से एक सेल और लग गई, RNA से वापस DNA बना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। RNA से प्रोटीन बना, तो क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ, ठीक। इसी तरीके का एक DNA से दूसरा DNA बना, ये येलो वाला था, येलो और पिंक, ये दूसरा DNA बना, तो ये क्या हुआ? रेप्लिकेशन। हम क्या समझते हैं? एक DNA से दूसरा DNA रेप्लिकेशन, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से वापस DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए और स्क्रीनशॉट अपना ले करके इसका रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।